गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। आज 17 जुलाई है। 16 जुलाई के आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं। और आप सबके जो कमेंट्स हैं वो मैंने देखे, आप सबके विचार थे अलग अलग तरीके से आपके बटे हुए थे। और इस बंटवारे ने मेरा एक कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। देखो ऐसा है कि हम 50-50 का जो जॉन लॉक का सिद्धांत है कि आपको बहुमत के निर्णय के अनुसार जाना चाहिए, उस तरीके से हम जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि है ना, हम जीन जैक्स रूसो है तो उनके नियम के अनुसार चलेंगे कि उन्होंने कहा था कि एक जनरल विल है, उस तरीके से आप चलो कि लोगों की ज़्यादा लोगों की बहुमत है वो क्या कह रहा है, और वो जो आपका डिसीजन हो वो समाज के कल्याण के लिए हो, आपके भलाई के लिए हो, उसी तरीके से है ना मैं निर्णय लूंगा। और अब देखेंगे हम कि किस तरीके से है ना, आप जो पुराना फॉर्मेट था उसको आज नए फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो इंग्लिश वाला है तो उसको थोड़ा लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है सॉरी, और हिंदी को लेफ्ट में रखना है, ये मुझे समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हाईलाइट वाला है तो वो भी हम कर लेंगे। हाईलाइट करना है, थोड़ा आज वाले में है कि मैं मैनुअली नहीं कर पाया हूँ, तो हम क्या है कि अगली क्लास से मैनुअली करेंगे। इस क्लास के अंदर थोड़ा सा आपको ये परेशानी हो सकती है। और फिर उसके बाद में मैनुअली नहीं है, मतलब वैसे हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद में एक सवाल था कि प्रिंट आउट वाला, देखो प्रिंट आउट है तो आप अपने इस तरीके से आप निकालते हो, तो उसके अंदर है ना शॉर्ट नोट वाला मैंने ऑप्शन बताया था आपको। शॉर्ट नोट मतलब ऐसे निकाल के ही बताए थे कि किस तरीके से आप बना सकते हो। फिर भी आप प्रिंट आउट ले रहे हो, आप है ना जब लास्ट के अंदर जब आपकी क्लासेस जब खत्म होंगी, जो ईयर एंड होगा, तब आप देखना कि इतना बड़ा बंडल बन जाएगा। ये 40-40 पेज डेली के नोट्स प्रिंट आउट निकालने के थोड़ी होते हैं। आप ना थोड़ा सा समझो, और आपके लिए ही, आपका भलाई के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट आउट निकाल के इस तरीके से आप है ना बिल्कुल भी है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाओगे उन चीज़ों को। तो फिर ना ना रिवाइज होगा ना कुछ होगा, और होगा आपके खुद के नोट्स होंगे, उसी को ही फायदा है ना, उसी से फायदा मिलने वाला है आपको। फिर उसके बाद देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इंग्लिश को लेफ्ट में कर दिया है। डिटेल तरीके से करने वाली बात है तो आज थोड़ा डिटेल के अंदर किया है कोशिश। और उसके अलावा भी है ना, आप और कहोगे कि और डिटेल के अंदर कराना है कि 2-3 पेज के अंदर ही एक हमारा आर्टिकल आना चाहिए, तो उसी तरीके से हम कर देंगे। ठीक है। और एमसीक्यू वगैरह है वो उसी तरीके से रहेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह है वो अभी जो मैंने अभी जो लास्ट क्लास के अंदर करवाया था उसी तरीके से ना हम लेके चलेंगे। और दोनों चीज़ों के साथ में मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो शुरुआत वाला पेज है, जो मतलब जो स्क्रीनशॉट में पीआईबी का जो हेडिंग होती थी वो वाला स्क्रीनशॉट है वो नहीं मिले आपको शायद, लेकिन मैं वो भी कोशिश करूंगा कि वो जो पीडीएफ है उसकी वो मिल जाए आपको। ठीक है। फिर देखो एमसीक्यू है तो ये अभी अच्छे चल रहे हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद में देखो पीडीएफ वाला आपका सवाल है। ये पीडीएफ वाला सवाल है, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो नए स्टूडेंट आए हैं शायद उनमें से किसी ने पूछा है, तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो आज सेशन शुरू करते हैं फिर। देखो आज 8 टॉपिक हैं, वैसे तो 9 टॉपिक हैं आज। एक टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो आईसीआर है, इसका 98वां स्थापना दिवस था, तो इसके अंदर हम आईसीआर के बारे में देखेंगे। एक आईएनएस है मालवन, इसके बारे में है। परिवर्तन योजना है, इंजीनियरिंग बायोलॉजी और जैव अर्थव्यवस्था रोडमैप है। हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में एक पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी, हालांकि इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी, छोटी थी, इसीलिए मैंने इसको है ना छोटे तरीके से ही बताया है। और पैमाना अवसंरचना डैशबोर्ड है, इसके बारे में पैमाना क्या है वो बताएंगे। फिर उसके बाद में ये स्पिरुलिना है, और ये सी फाइको साइनिन है, मतलब एक एडिटिव मटेरियल टाइप में होते हैं, जो मतलब कलर्स टाइप में होते हैं, तो ये प्राकृतिक कलर हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं उसके बारे में है ये। और फिर रिवॉर्ड है, ये जल ग्रहण कार्यशाला है, ये आयोजित जयपुर के अंदर हो रही है, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो चलो आज देखते हैं। देखो पहला आर्टिकल है, आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका 98वां स्थापना दिवस है, इसके बारे में न्यूज़ है। हमें सिर्फ आईसीआर के बारे में जानना है। आईसीआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत पंजीकृत है, मतलब ये सांविधिक संस्था नहीं है। ठीक है, इसका बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है? डीएआर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन है, तो उसका पार्ट है, और ये क्या है? कृषि मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है। तो ये इसी के अंदर आएगा डीआरई। फिर उसके बाद में बायो फोर्टिफाइड फूड या फसलें वगैरह, उन्नत किस्में वगैरह बनाना, ये सब बना इसका काम होता है, ये आप जानते ही हो आईसीआर का काम क्या होता है। और बायो फोर्टिफाइड का मतलब जो पोषण युक्त हो, मतलब इसके अंदर प्रोटीन वगैरह या फिर मिनरल्स वगैरह ये सारी हो, तो उनके लिए ऐसी फसलें होती हैं तो उनका करना। ठीक है, उनको मतलब बढ़ावा देना। तो ये इतनी सारी करती हैं, ये हमारे काम का नहीं है, ये डेटा वगैरह हमारे काम का नहीं है। फिर उसके बाद में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज वगैरह है, तो इनके बारे में है ना ये काम कर रहा है कि अभी क्या है कि 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज वगैरह है ना, ये बनाए जाएंगे। ठीक है, आईसीआर के तहत बनाए जाएंगे। अब ये इस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद में देखो कुछ नई तकनीकें वगैरह हैं। देखो इसने क्या है, पहला स्वदेशी एएसएफ टीका,
मतलब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है तो उसका टीका है ना, इन्होंने स्वदेशी तरीके से बनाया था, आईसीआर नहीं। और ये क्या है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे ना सूअरों के अंदर, पशुओं के अंदर ना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था ये, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। मतलब स्पेशली ये सूअर हैं उन्हीं के अंदर ही होता है। खारी सहिष्णु धान, मतलब जो खारा पानी है तो वहाँ पे भी है ना, धान है उसकी फसल हो सके उसके लिए ना उन्होंने बनाया है। और फिर कसावा है तो उसके लिए हार्वेस्टर है, कसावा की खेती के लिए हार्वेस्टिंग वगैरह काटने के लिए ये किया है। फिर है तो मतलब ये सारी चीजें हैं, तो ये इनके इनोवेशन है। आईसीआर के बारे में यदि कोई पूछता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज है, एक आपको ध्यान रखना है मेंस के लिए ना, इसके अंदर एक चीज थी कि जैसे मतलब किसान है, किसान तो आत्मा है। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर यदि कोई क्वेश्चन आए ना तो उसके अंदर आप इंट्रो में या फिर कंक्लूजन में ऐसे के अंदर इस तरीके से लिख सकते हो। और वैज्ञानिक है, ये हमारे मंत्री जी हैं तो उन्होंने कहा था ये वाली बात कही है। और वैज्ञानिक है वो मस्तिष्क है। और उसके बाद में जो नीति है ये इनेबलिंग इकोसिस्टम है। कि मतलब एक इस तरीके से ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों मिलके एक मतलब सहिष्णु कृषि वगैरह बनाना, या फिर है ना उसको एग्रीकल्चर के अंदर जो इकोनॉमी है तो उसको अच्छा करना, पैदावार बढ़ाना, ये सारी चीजों के अंदर ना ये सारी मिलके यदि काम करते हैं तो आप है ना नीतियां अच्छी होंगी, वैज्ञानिक अच्छा काम करेंगे और किसान अच्छा काम करेंगे। तो ये तीनों चीजें मिलके और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप है ना ये तीनों चीजें हैं ये नोट कर सकते हो। ठीक है। इनेबलिंग इकोसिस्टम का मतलब क्या था? सक्षमकारी तंत्र, सक्षमकारी तंत्र नाम है इसका। ठीक है। फिर आप यदि हिंदी में जानना चाह रहे हो तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब देखो पहले के जो आंसर है उसका है ए, कल वालों के बी, 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 ये इनके आंसर है। और शायद एक ही स्टूडेंट है तो उन्होंने सही लिखा है, बाकी आप लिखते ही नहीं हो, तो मैंने आज आंसर आपके साथ में डाल दिए हैं कि आपको ना ज्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो देखो आईसीआर है उसके बारे में बता रखा है, इस किसके अधीन है, ये अधिनियम द्वारा स्थापित है या नहीं है, सांविधिक संस्था है या नहीं है। फिर बायो फोर्टिफिकेशन है तो इसका क्या उद्देश्य होता है। फिर कृषि विज्ञान केंद्र है तो वो जिला स्तर पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर कहाँ काम करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये है। फिर उसके बाद में एक मेंस का क्वेश्चन है, इसके आंसर भी आपको दे रखा है यहाँ पे, आप देख लेना आराम से। तो ये रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट बनाना चाह रहे हो तो इतना चीजें काफी है। और एक चीज मैंने बताई थी वो, अब देखो ये आर्टिकल है आईएनएस मालवन है, आईएनएस मालवन है, ये माही क्लास का है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एंटी सबमरीन वॉरशिप है ये। और जो मतलब सरफेस लेवल पे है ना चलने वाली, जो मतलब शैलो वाटर होता है ना उसके अंदर काम करती है ये। शैलो वाटर मतलब जो छिछला पानी होता है, जैसे तट के नजदीक जो पानी होता है वहां पे जो बड़े बड़े जहाज है वो यहाँ पे नहीं आ पाते। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, 2-4 दिन पहले ही बात की है। तो आईएनएस मालवन है ना, ये माही क्लास का है। और माही श्रेणी के अंदर ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। 80% से ज्यादा है ना ये स्वदेशी सामग्री है इसके अंदर। ठीक है। 80% स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है। और कोचिन शिपयार्ड है, पनडुब्बी रोधी है ये अभियान। और माइन लेइंग मतलब माइन वगैरह जो समुद्री बारूदी सुरंगें टाइप में होती हैं तो उनको लगाने का काम भी ये काम करती है। फिर ऊपर जो सतही निगरानी वगैरह, खोज करना, बचाव करना, ये सारे काम है ना इसके हैं। ठीक है। तो ये आत्मनिर्भर भारत है ना, इसको बढ़ावा देने वाला काम है। तो बस इतनी चीजें हैं, वो थोड़ा सा आपको है ना एक इतना याद रखना है कि ये माही क्लास का है आईएनएस मालवन, इसको भी मतलब नौसेना के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब इसमें एग्जाम मतलब क्वेश्चन है, मेंस के लिए भी है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये मेंस के लिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला तो। पर काफी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इतने अच्छे नहीं होंगे। ये रिवीजन के लिए है आपके लिए कि कोचिन शिपयार्ड है ये कौन है। ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये माहे। अब परिवर्तन योजना, अगला आर्टिकल क्या है, परिवर्तन स्कीम के बारे में है। देखो अभी जो दिल्ली है तो वहां पे क्या है कि जो पुराने जो वाहन थे जो मतलब BS4 मानक पे चल रहे थे, तो उनको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, जो ट्रक वगैरह ये जो बड़े वाहन है उनको अपग्रेड करने के लिए परिवर्तन योजना है ये लाई गई है। और पहले क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह हैं तो उनको भी स्क्रैप वगैरह यदि वो करती हैं तो उनके लिए भी है ना कुछ सब्सिडी वगैरह वो है ना उनको दे के और फिर है ना वो शामिल हो रही है इसके अंदर, इस योजना के अंदर। ठीक है। तो ये पहले भी हम बात कर चुके थे, लेकिन उसको है ना इसका थोड़ा सा अगला वर्जन है। तो ये परिवर्तन योजना के तहत है ना, मेरे को उसकी स्कीम का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों ने बात की है एक बार उसके बारे में। ठीक है। तो ये परिवर्तन स्कीम है। तो ये वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीकरणीय है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि BS4 मानक
BS जो 4 वाली हैं तो उनको क्या है, BS6 भारत स्टेज 6, जो मतलब पोल्यूशन वगैरह कम करेंगे, तो BS6 और EV इनके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो नोडल मंत्रालय कौन सा है, आवासन और शहरी मंत्रालय है, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्यान्वयन कौन कर रहा है, जो रोड और ट्रांसपोर्ट वाला है, मिनिस्ट्री है, हाईवे है, जो मतलब सड़क परिवहन और वाला, सड़क परिवहन और हाईवे राजमार्ग वाला, तो एनसीआर योजना बोर्ड। ठीक है, और वित्त कौन दे रहा है, एनसीआर योजना बोर्ड है, ये इसको वित्त दे रहा है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, कार्यान्वयन कौन कर रहा है, नोडल मंत्रालय कौन सा है, और वित्त कौन दे रहा है, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और है ना आपके लिए ये परिवर्तन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे ही है ना जो छोटे छोटे जैसे निरंतर हो गया, परिवर्तन हो गया, ऐसे मेरे को सेम से लगता है, तो हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों वाहनों के अंदर बदला जाएगा, BS6 मानक है इसके अंदर बदला जाएगा। और अभी क्या है कि जो नए वाहन है ना उनके ऊपर तो 8%, जो मतलब जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, जो बनाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए मतलब जैसे टाटा हो गया या फिर मारुति हो गई, सुजुकी हो गया, ठीक है, टोयोटा, ये जो कंपनी है उनके लिए OEM का मतलब यही होता है। तो उनके लिए जो नए वाहन यदि वो ले रहे हैं तो उनके लिए तो 8% है। डीजल और CNG के लिए मासिक ईंधन वाउचर है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद में राज्यों की भागीदारी भी है इसके अंदर। हाँ ये देखो प्रोत्साहन वगैरह यहाँ पे भी है, सॉरी, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऋण पे 5% सब्सिडी दी जाएगी, मोटर वाहन में कर रियायत, पंजीकरण शुल्क खत्म किया है, मतलब कम कर दिया गया है, छूट है, खत्म नहीं है। और वाहन पर ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी यदि आप है ना ये BS4 को छोड़ के और BS6 में या EV में आप कन्वर्ट होते हो तो उस टाइम पे। फिर उसके बाद में नए वाहनों पे है ना 8% इनको जो बनाने वाले हैं उनको भी दिया जाएगा। फिर अलग अलग राज्यों के अंदर है वो हमारे काम का नहीं है, बस इतना ही है। अब देखो कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, जैसे वाहन है, वाहन क्या है, वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है आपको पता है, जो स्क्रैप वगैरह करने के लिए वी स्क्रैप होता है। फिर EV के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो EV के लिए सब्सिडी वगैरह मिलती है ना उसके लिए है ये DGELV। उसके बाद में PFMS है, तो ये भी है ना जैसे सब्सिडी वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं तो इसके थ्रू है ना मिलती हैं PFMS के तहत। तो इन सारे प्लेटफॉर्म है इनको एकीकृत करना कर दिया गया है। ठीक है, तो एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। परिवर्तन मतलब इसके अंदर है ना ये सारी स्कीम है, तो ये सारी है ना एक साथ में जोड़ दी गई है इसी के अंदर। अब क्या है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, फिर मेंस के लिए क्वेश्चन देखते हो, और आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है अब। हालांकि आप कहोगे तो कल से मैं आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन आप सही से आंसर लिख ही नहीं रहे हो, और फिर आपको चाहिए कि ये कर दो ये कर दो। आंसर तो कम से कम अच्छे से लिखो कि आप है ना जो पढ़ रहे हो उसके अंदर, मतलब एक दिन के अंदर 30 मिनट का जो लेक्चर होता है उसके अंदर थोड़ी सी मतलब 20 से 30 स्लाइड होती हैं, उसके अंदर भी आप है ना सही से आंसर नहीं कर पा रहे हो तो UPSC के एग्जाम में कैसे कर पाओगे। और ये कल वाले तो इतने हार्ड, मतलब इतने भी हार्ड नहीं थे, हालांकि कुछ फैक्चुअल थे तो वो एक दो क्वेश्चन यदि छोड़ दिए जाए, उसके अलावा भी आप गलतियां कर रहे हो। तो ये रिवीजन के लिए है आपके लिए। अब देखो अगला आर्टिकल है इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और जैव अर्थव्यवस्था। देखो जैव अर्थव्यवस्था के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये 2035 तक, मतलब हमने 2030 तक का ना जो टारगेट था उसके बारे में हमने बात की थी। और आज 2035 तक की है ना बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायो अर्थव्यवस्था है, तो उसके बारे में बात बता रखी है। तो देखो जितेंद्र सिंह जी हैं, तो ये क्या है कि भाषण वगैरह देते रहते हैं, और साइंस टेक मिनिस्टर हैं, कार्मिक और उसके अंदर प्रशासन है तो उसके अंदर भी है ये। तो ये क्या है कि बहुत सारे है ना अलग अलग आर्टिकल्स है ना इन्हीं के बारे में थोड़ा ज्यादा आता है। तो जैव अर्थव्यवस्था शक्ति बनाना, जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम का लक्ष्य है, जैव अर्थव्यवस्था है 2014 तक, बस ये आपने काम का है बस। ठीक है, 2014 में 10 अरब डॉलर था, 2025 में अभी क्या है 96 अरब डॉलर है, 2030 में हमने कल बात की 300 अरब डॉलर है। ठीक है, और 2035 का और टारगेट दिया है इसने, तो ये मतलब आप अनुमान है तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो 2030 तक वाला है जो कल हमने किया था उसी को रिपीट किया है यहाँ पे। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर स्टार्टअप वगैरह है, इंक्यूबेटर वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। उसका GDP में अभी योगदान कितना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यदि मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखोगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इतना परसेंट योगदान है, 4.8, 4.8 याद रखना है इसको। फिर DBT है, ये कोई काम का नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। सिंथेटिक बायोलॉजी है, ये भी भविष्य के चालक हैं कि AI आधारित होंगे, सिंथेटिक होंगे, ये सारी चीजें हैं। बायो E3 नीति है, बायो E3 नीति है, तो नीति का कौन सी नीति का समर्थन है, बायो E3 नीति है। और बायो E3 के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके विनिर्माण के लिए, जैसे एक तो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रदूषित नहीं हो, इकोनॉमी अच्छी हो, और एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब रोजगार मिले, तो ये E3 का मतलब ये है। ठीक है, तो बायो E3 नीति है इसके तहत हो गया। अब क्या है कि इसकी जो उपलब्धि है क्या है,
उपलब्धि क्या है, विश्व का पहला, भारत की उपलब्धि क्या है, जो डीएनए की कोविड टीका था जो पहला था, जाइकोव डी, ये भारत ने बनाया था। फिर उसके बाद में 30 देशों को है ना आपूर्ति भी की है। कार टी, CAR-T है थेरेपी, आपको पता है कैंसर के लिए हम बात कर चुके हैं। फिर जीन थेरेपी है, इसके अंदर भी है ना भारत ने प्रगति की है। तो ये का आप ये ध्यान रखना, डीएनए कोविड टीका है, ये मतलब काफी पुरानी बात हो गई, वैसे अभी काम का नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। और इसके अंदर है ना क्वेश्चन के अंदर भी कुछ दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। अरे वाह, यहाँ गायब भी हो गए हैं। आप थोड़ा सा इंग्लिश वाले के अंदर देख लेना है इसको, ठीक है। ये रिवीजन है। अब देखो ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है, और नई हाइड्रोजन की एक ट्रेन चली है, जो पहली इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो चली है जींद से लेके सोनीपत तक। ये आपको याद रखना है, जींद से लेके सोनीपत तक ये चली है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूल सेल है, उसी पे ही चलने वाली ट्रेन है। रेल मंत्रालय ने इसको शुरू किया है जींद सोनीपत खंड के अंदर, ठीक है। उत्तरी रेलवे के अंदर आता है हरियाणा, तो वहां पे चला है। यहाँ पे एक स्टेशन हो रहा है गोहाना, ये काम का नहीं है, ठीक है। फिर RDSO के डिजाइन अनुमोदन व विनिर्देशन के लिए ये है कि डिजाइन वगैरह किसने किया है, RDSO, इसके डिजाइन अनुमोदन विधि के अनुसार पूर्णतः भारत में डिजाइन और विकसित है, मतलब आत्मनिर्भर भारत है, उसके तहत इसको बनाया गया है। जो मतलब जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो बाहर के देश हैं तो वो भी ना हाइड्रोजन ट्रेन चला चुके हैं, और भारत भी ना उसी श्रेणी के अंदर शामिल हो गया है, जो अमेरिका वगैरह ये हैं तो उनके अंदर शामिल हो चुका है। तो RDSO है, इसके बारे में है ना ये आप ध्यान रखना कि इसका अनुमोदन वगैरह ये डिजाइन वगैरह इन्होंने ही किया है। फिर उसके बाद में संरचना है, 10 कार, 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार, ये सब है ना इसके अंदर, ट्रेलर कोच वगैरह ये हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा सा आप छोड़ सकते हो। बस इतना सा याद रखना कि इसकी स्पीड है ना, स्पीड मतलब ऐसे कहते कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं नहीं नहीं, 75 प्रति घंटा ही है, ठीक है। 75 किलोमीटर पर आवर ही है। फिर देखो LFP बैटरी है। LFP बैटरी क्या होती हैं कि मान लो कि जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना, थोड़ा सा उससे अच्छे तरीके की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। और वो लिथियम आयन बैटरी है कि आग वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेती हैं, इनको थोड़ा सा सुरक्षित माना जाता है आग से। और जैसे हाइड्रोजन है तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा जल्दी है ना, जो हाइड्रोजन है तो वो बहुत ज़्यादा आग पकड़ता है बहुत जल्दी। तो इसलिए क्या है कि इसको सेफ रखने के लिए, हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर आग वगैरह नहीं लगे, तो उसको सेफ रखने के लिए LFP बैटरी है। तो ये है H2 सिलेंडर वगैरह है, ये हमारे काम का नहीं है। LFP बैटरी के बारे में ना थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया है, वो ध्यान रखना आप बस, ठीक है। फिर ऊर्जा लाभ है, हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन का है ना जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, और डीजल का घनत्व है वो कम होता है। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटी है, जो मतलब पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है, वो हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका घनत्व ज्यादा है, तो इसमें क्या है, रख रखाव कम होगा, प्रणोदन है वो स्वच्छ होगा, मतलब इससे जीरो पोल्यूशन होता है हाइड्रोजन से, ये भी इसके अंदर बता रखा है। तो हम क्या है, जापान, जर्मनी, चीन, इसके ना चुनिंदा जो देश हैं उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। हाइड्रोजन मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, यदि मेंस के अंदर आता है तो इसके तहत है ना, यदि हाइड्रोजन मिशन आता है तो इसके अंदर आप है ना हाइड्रोजन ट्रेन भी लिख सकते हो कि है ना हमने अभी चला दी है। तो नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य हैं, तो उसकी दिशा में ना यदि नेट जीरो के बारे में आता है तो भी आप हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में कोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि अभी हमने चलाई है। अब क्या है, देखो ये अभिक्रिया किस तरीके से होती है इसके अंदर ये बता रखी है। देखो पहले H2 होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, फिर उसको है ना एक ये फ्यूल सेल होता है, उसके अंदर है ना डाला जाता है। ये क्या है, रिएक्शन होता है, एक तरफ से उसके अंदर H2 गैस को डाला जाता है, एक तरफ से O2 गैस को डाला जाता है, और वहां पे एक है ना एक झिल्ली टाइप में होती है, उसके अंदर से ये गुजरते हैं, और उसके अंदर ही ना ये रिएक्शन वगैरह करते हैं। अब रिएक्शन करेंगे तो ये H2 और O2 है, तो इससे क्या होगा कि एक तो 2H2O मतलब एक पानी की तरह उप उत्पाद निकलेगा, जिसको है ना आप जलवाष्प कह सकते हो, जलवाष्प के तौर पर निकलेगा। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब ट्रेन होगी तो उसको चलाने में काम आएगी। और जो हीट है, तो हीट है तो आप देख रहे हो कि हीट है ना उससे जनरेट होगी। तो इससे क्या है कि देखो PESO लाइसेंस है, ये हमारे काम का नहीं है कि मतलब लाइसेंस वगैरह है ये दिया गया है। ये क्या है कि ISO एक श्रृंखला है, जो हाइड्रोजन ट्रेन होती है ना उनके लिए एक कुछ मानक होते हैं, तो उस श्रृंखला के तहत है ना हमने इसको सुविधा को है ना मतलब इसी मानक को है ना हमने अपनाया है, और उस तरीके से हम है ना उस पैमाने पे खरे उतरे हैं, इसका मतलब यही है, ISO मानक है ये। तो स्वच्छ सुरक्षा तंत्र मूल्यांकन कि मतलब एक जर्मनी की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो एक थर्ड पार्टी से ना हम ऑथराइज भी ले चुके हैं इसके बारे में कि जर्मनी एक कंपनी है कि यहाँ पे रिसाव वगैरह होता है, कुछ भी होता है ऑटोमेटिक तरीके से ना गेट वगैरह है ना वो खुल जाएंगे, कुछ तरीके से ऐसे होगा कि भाई आपको जान माल की हानि है वो नहीं होगी। ये सारे मानक हैं, ये हमने पूरे कर लिए हैं, कुल मिला के ये बात है। अब स्वचालित सुरक्षा होगी तो मतलब ये अपने आप ही ना लो दुए, यदि H2 है ना ये निकलती है तो आपूर्ति है ना अपने आप ही बंद हो जाएगी, जैसे मतलब धुआं वगैरह निकलता है तो उस टाइम पे H2 की आपूर्ति है वो बंद हो जाएगी, ये बता रखा है। तो हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में हमने देख लिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे वो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है कुछ।
एक ये है, एक ये है, आप इसको देखना। मतलब मैं आपको साथ में करके बताऊंगा तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, आप खुद से देख लोगे। ठीक है। अब बस ये है कि मैं थोड़ा सा साइड में नहीं हुआ हूं, तो देख लेना आप, पॉज करके आप आराम से देख लेना इसको। रिवीजन है। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ तो देखो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ट्रेन है, और आरडीएसओ है। कहाँ से कहाँ चली है? जींद से सोनीपत चली है। फिर उसके बाद में गति इतनी हो गई, किलोवोट इतने हैं। फिर उसके बाद में पीएमएफ से तक नहीं गए, मतलब ये जो फ्यूल सेल है उसके बारे में बता रखा है। पीएसओ के द्वारा लाइसेंस है। फिर आईएसओ मानक के तहत है हम। और ये जो जर्मनी की एक प्राइवेट कंपनी है उसके तहत है ना, इसको मान्यता भी मिल गई है। थर्ड पार्टी से हमने एक ऑडिट टाइप में करवा लिया है इसका, तो ये बता रखा है। तो ये सारी चीजें हो गई। हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत भी है ना ये काम आएगा। ये छोटे तरीके से ना आपको एक बार वापस देख लोगे ना, तो एक अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं चीजें। तो पैमाना है अगला आर्टिकल। देखो पैमाना क्या है? राष्ट्र की निर्माण हेतु परियोजना मूल्यांकन है। मान लो कि कहीं रोड के काम चल रहा है, या फिर कोई बांध का काम चल रहा है, पुलिया का काम चल रहा है, जो ब्रिज वगैरह है उनका काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको एक ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए जो केंद्र सरकार है, तो एक बड़ी सी दूरबीन टाइप में ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आई है, कि दूर से बैठी बैठी वो देखती रहेगी कि किसका काम है वो कितना कंप्लीट हुआ है, लेट क्यों चल रहा है, ये सारा है ना उसके लिए एक फीडबैक सिस्टम टाइप में हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, एक पैमाना अवसंरचना डैशबोर्ड बनाया गया है। बस इसके बारे में आपको मैंने एक ऊपर ऊपर से आइडिया दे दिया कि क्या है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? ये प्री के लिए ही है, देखो मेंस के लिए नहीं है इसके अंदर। मॉस्पी की प्रदर्शन की निगरानी भी की है इसने। अब क्या है, लॉन्च किसने किया था? अच्छा, 2026 के अंदर तो लॉन्च किया हुआ है इसको। फिर उसके बाद में त्रैमासिक अद्यतन किया जाता है, मतलब 3 महीनों के अंदर ना इसके जो डेटा वगैरह है वो वापस है ना उसको लिया जाता है, बताया दिखाया जाता है। फिर उसके अंदर विस्तार क्या है कि त्रैमासिक ये सब हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, 5 आयाम है। देखो पहुंच है, कि मतलब उस जो आपने कोई भी ब्रिज का काम है तो वो शुरू किया है, तो उसकी पहुंच कितनी है, कितने लोगों को फायदा मिलेगा, उसकी गुणवत्ता कितनी है। फिर राजकोषीय लागत कितनी आ रही है। फिर राजस्व कितना है उससे, मतलब कि ये दोनों चीजें साथ में ही है, कि राजकोषीय लागत क्या है और उससे राजस्व की प्राप्ति भी यदि हो रही है तो क्या है कि इसका उपयोग क्या होगा। और वहनीयता क्या है, वहनीयता मतलब उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, कि कितने टाइम तक है ना वो चल सकता है। ये 5 पॉइंट है। तो आप है ना यदि मेंस आंसर राइटिंग भी कर रहे हो ना, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए यदि कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उसके अंदर भी है ना ये 5 पॉइंट है, ये आप ना ऐसे कैसे उतार सकते हो, बहुत ही अच्छा आंसर होगा आपका। तो ये 5 चीजें हैं, ये देख लो आप। 5 आयाम है: पहुंच, गुणवत्ता, राजकोषीय लागत। आप इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हो: एक्सेस, क्वालिटी, फिजिकल कॉस्ट और रेवेन्यू, यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये 5 पॉइंट है, ये आप मेंस के अंदर है ना, जो जो भी मतलब गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है तो इसको है ना एक डायग्राम बना के इस तरीके से बना के, या कैसे भी आप है ना इसको 5 तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो सांकेतिक विवरण वगैरह है, कि किसका ज्यादा है किसका कम है, ये हमारे काम का नहीं है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर है ना, मेरे को याद आ रहा है शायद क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कौन से का ज्यादा है कौन से का कम है, रेलवे क्षेत्र का ज्यादा है या नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो कि किसके अंदर है ना कितने कितनी कितनी जो योजनाएं हैं वो शामिल है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आप देख लो आराम से, मैं हट जाता हूँ। और ये रिवीजन है पैमाना के बारे में। अब आगे चलते हैं, देखो आगे अगला आर्टिकल है स्पिरुलिना है। उससे क्या है, सी फाइकोसिन साइन इन ये बनाया जा रहा है। अब देखो कि अभी क्या है कि कुछ एडिटिव तरीके से जो कलर्स वगैरह होते हैं ना, वो आप देखते हो कि अलग अलग जगह काम आते हैं। जैसे आप पोहा क्षेत्र में जा रहे हो, पोहा खाने सुबह आप नाश्ता करने यदि दिल्ली के अंदर या बाहर रहते हो, तो उसके अंदर भी एडिटिव कलर वगैरह डाले जाते हैं। और फिर उसके बाद में शरबत वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे चावल वगैरह देखते हो, बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर एडिटिव कलर वगैरह वो डाले जाते हैं। खाने का सामान भी होता है, और उसके अलावा जो दूसरे दिखावटी सामान होते हैं उसके अंदर भी है ना कलर्स वही डाले जाते हैं। तो ये क्या है कि मतलब अपनी हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। और उसी का ही एक जो हमारी साइंस टेक मिनिस्ट्री है, तो इसके अंदर एक संस्था है, तो उन्होंने क्या है कि एक इनोवेशन किया है, और एक प्राकृतिक तरीके से कलर होगा उसका है ना, किस तरीके से आप यूज भी ले सकते हो, उस कलर को किससे बनाया जा रहा है, वो सब चीज़ें ना इसके अंदर बता रखी हैं। देखो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अंदर आता है। तो इन्होंने ना इसकी वित्तीय सहायता वगैरह ये प्राप्त की है, ये काम का नहीं है कि इन्होंने ना इसको बनाया, ये मान लो आप। अब ये स्पिरुलिना एसपी है, इसको सेल फैक्ट्री के अंदर उपयोग करके सी फाइकोन का उत्पादन किया जाएगा। सी फाइको साइनिन है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा वो बता चुका हूं कि ये एडिटिव है ना कलर टाइप में यही है, और ये प्राकृतिक रंग होगा। ठीक है। अब ये स्पिरुलिना है, ये एक साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, मतलब नील हरित शैवाल होती है उसी को ही कहते हैं। ये एक तरीके से मतलब पोषण वगैरह के लिए इसके इसी तरीके से है ना ये मतलब इंपॉर्टेंट होता है। और ये यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है,
ब्लू और ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप है ना इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब क्या है कि स्पिरुलिना स्ट्रेन है, तो ये स्ट्रेन का हमारा काम नहीं है कोई भी, कि तकनीक कौन सी है, आईआईटी गुवाहाटी है तो उसने किया है, कि ये काम का नहीं है। तो ये कुल मिला के ना आत्मनिर्भर भारत है, कि मतलब हम है ना सेल्फ रिलायंट हो सकेंगे। इसके अंदर जो एडिटिव कलर है और मतलब हेल्थ के सेक्टर के अंदर भी है ना ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो बस यही है। इसके बस ऊपर ऊपर से आपको मैंने बता दिया कि स्पिरुलिना क्या है, ये सी फाइकोसाइनिन क्या है, इसके बारे में बस इतना ही जानना था आपको, ज्यादा नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है, नीला रंग देता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आप ध्यान रखना, मैंने ये थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये नीला रंग है, ये देता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित किया गया है, ये आप देख ही चुके हो। टीडीपी है, ये किसके अंदर आता है, आप बताना इसको, ये सही है या गलत है। फिर यह पहल आयातित प्राकृतिक रंगों पर निर्भरता को कम करेगी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो बस ये इतने ही पॉइंट थे इसके अंदर। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए समझौता वगैरह हुआ है, समझौता हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब एक रिवॉर्ड रिवॉर्ड जल ग्रहण कार्यशाला ये जयपुर के अंदर आयोजित हो रही है, और आपको पता है कि वाटरशेड मैनेजमेंट है, तो इसके लिए क्या है कि उपग्रह वगैरह या फिर ड्रोन सर्वेक्षण ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रिवॉर्ड प्रोग्राम है, इसके तहत क्या है कि ड्रोन सर्वेक्षण वगैरह ना ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे एक साथ में की जाएंगी। और एक पोर्टल है रिवॉर्ड प्रोग्राम के तहत, तो वहाँ पे ना उसको अपलोड किया जाएगा। तो अब क्या है देखो, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण है एक, तो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है एक, ये है। और उसके अलावा भूमि संसाधन विभाग है, भूमि संसाधन विभाग है। इन दोनों लोगों ने मिलकर ना इसको रिवॉर्ड प्रोग्राम है तो इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रिवॉर्ड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। तो कार्यशालाएं, जल ग्रहण नियोजन वगैरह उसकी निगरानी है ना उपग्रह वगैरह से, ड्रोन से, इनसे सब से करना। अब क्या है कि जल ग्रहण क्षेत्र है ना, आपको पता है कि ये मतलब एक पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और यहाँ से है ना ये नदियां आती हैं, ऐसे ऐसे आती हैं, इस तरीके से नीचे आती हैं, या फिर पहाड़ी एरिया है तो एक ढलान वाला क्षेत्र होता है। तो उसका जो पानी का क्षेत्र है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए यहाँ पे ना कुछ वाटर शेड के रूप में है ना कुछ बावड़ियां टाइप में, या फिर कुछ है ना एनिकेट टाइप में, इस तरीके से बना दी जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जैसे मतलब एक आप उपग्रह से या फिर ड्रोन से ना सर्वेक्षण वगैरह कर रहे हो ना, तो एक पूरी है ना ढलान वगैरह कितनी है वो सारी चीजें ना नाप लेगा वो, मतलब क्योंकि 3D इमेज मिल जाती है वहाँ पे उपग्रहों से। आजकल इतना टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, और ड्रोन है तो वो तो एकदम ही सटीक कर देता है। तो अब ढलान किस तरफ है और कहाँ पे है ना वो प्रोजेक्ट लगाया जाए, तो इसकी है ना हमें एक जानकारी, जो डेटा वगैरह है वो अच्छे से मिल जाएगा। तो देखो रिवॉर्ड प्रोग्राम है, इसके बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है, जल ग्रहण है उससे संबंधित है, ठीक है। वाटरशेड है मैनेजमेंट उससे संबंधित है। और ये काम का नहीं है हमारे, ये फालतू बातें हैं, ये अंडरलाइन ऐसे ही कर दिया इन्होंने, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, उसका जल ग्रहण विकास घटक है, उसके इनपुट की तरह है ना ये काम करेगा। कि मतलब कृषि सिंचाई योजना है, उसके तहत आपको पता है कि एनिकेट बनाना, ये सारे काम है ना वो किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा हार्ड है शायद, एक पॉइंट है शायद उसके अंदर हार्ड मिलेगा आपको, बाकी ठीक है, इजी है। तो ठीक है, आज सेशन यहीं खत्म करते हैं। और देखो, अपन मंडे को मिलेंगे सीधा। और इस बीच में यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे लगता है कि ऐसे है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो हम करेंगे। और नई एनर्जी के साथ में ना अगले जो मंडे को हम क्लास लेंगे वो नई एनर्जी के साथ में लेने वाले हैं, और बहुत अच्छी क्लास लेंगे। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप है ना नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करो, ये सारे काम है ना करो। और प्रिंट आउट के भरोसे आप मत रहो बिल्कुल भी, क्योंकि ना 30-40 पेज हैं, वो एक दिन के निकालने का मतलब है कि आप एक साल के अंदर कितने निकाल रहे हो, सोचो। और उसको ना खुद से एक पेज के अंदर यदि करोगे ना तो अच्छा है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, और ये लास्ट के अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है आपको, और थैंक यू, मिलते हैं फिर।